Welcome to my channel. My name is सत्य प्रकाश। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो साउथ चाइना सी, इसके साथ ही ताइवान स्ट्रेट में डेवलप हो रही एक स्पेशल कंडीशन के बारे में है, जो भारत सहित संपूर्ण विश्व के लिए एक चिंता का भी विषय हो सकती है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि 17 अप्रैल को, यानी 17 अप्रैल 2023 को साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान के द्वारा एक ज्वाइंट नेवल मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज संपन्न की गई, जो नॉर्थ कोरियन मिसाइल के थ्रेट के जवाब में था। देखिए, ये एक न्यूज़ है जो रॉयटर्स के द्वारा प्रकाशित की गई। आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि नॉर्थ कोरिया के पास डोंगफेंग सीरीज की विभिन्न रेंज की मिसाइल है, और इन मिसाइलों के द्वारा यूएस के कोस्ट तक आराम से स्ट्राइक नॉर्थ कोरिया कर सकता है। साउथ कोरिया, जापान और यूएसए, इन तीनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किया, जो इन तीनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन को बूस्ट करता है, साथ ही इन तीनों के मध्य मिलिट्री कोऑपरेशन को भी आगे एक स्टेप लेके जाता है। दोस्तों, इसमें इन तीनों देशों के, यानी कि साउथ कोरिया, जापान और यूएसए के सबसे अत्याधुनिक युद्धक प्लेटफॉर्म ने भाग लिया। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, ये तीनों ही देशों के युद्धक प्रणाली विश्व में अपने टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ के लिए काफ़ी ही दोस्तों, सीजीटीएन चाइनीज़ गवर्नमेंट का एक तरह से माउथपीस है। चाइनीज़ गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट पार्टी का वर्ल्ड व्यू क्या है, ये इसे ग्लोबल स्टेज पे रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकती हैं, इनके द्वारा एक्सक्लूसिव रूप से एक्सटेंसिवली कवर किया गया है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने इस नेवल एक्सरसाइज को एक तरह से न्यूक्लियर ब्लैकमेल की संज्ञा दी है, और इसने कहा है कि यूएसए इस संपूर्ण क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके कारण एक ऑल आउट वार हो सकती है इस पूरे क्षेत्र में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, नॉर्थ कोरिया का तो ऐसा नेचर ही है, बात बात में यूएसए को धमकी देते रहता है। तो ठीक उसी तरह से वर्तमान केस में भी, प्रेजेंट केस में भी, नॉर्थ कोरिया ने खुले शब्दों में यूएसए, साथ ही इसके इस क्षेत्र में अलाइज, यानी कि जापान और साउथ कोरिया को खुले धमकी दी है। बताना चाहूँगा आपको दोस्तों, साउथ चाइना सी और इसके आसपास के क्षेत्र में यूएसए की यूएसए नेवी की सेवन फ्लीट तैनात है, और इसका एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हाल ही में ताइवान स्ट्रेट से होके गुजरा। दोस्तों, इस स्ट्रेट से यूएसए के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का गुजरना अपने आप में काफ़ी कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है चाइना को। लेकिन सबसे महत्व सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि आखिर चाइना इतना एंग्री हो के ताइवान को इंसर्कल करके आखिर क्यों अपने एक वॉर गेम को संपन्न किया। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में ताइवान की प्रेसिडेंट ताई इंग वेंग यूएसए के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर केविन मैकार्थी से मिली। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, ताइवान को चाइना अपना एक विद्रोही प्रांत मानता है। ताइवान के राष्ट्रपति और साथ ही में के यूएसए के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो स्पीकर है, उनके मिलने को चीन एक तरह से ताइवान की सेपरेट आइडेंटिटी को यूएसए द्वारा सपोर्ट देने के रूप में देखता है। साथ ही इसे अपने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे एक अटैक भी मानता है, जो इसके नेशन के इंटरनल मैटर में एक तरह से यूएसए द्वारा किया जाने वाला एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है। दोस्तों, इसी के साथ आपको बताना चाहूँगा मैं कि चाइना ने अभी तक कभी भी इस बात से इनकार नहीं किया है
कि ताइवान का चीन में मिलाया जाना कभी भी बल के द्वारा ना करके शांतिपूर्वक होगा। तो अभी जिस तरह से पूरे विश्व में माहौल बन रखा है कि एक तरफ रूस और पश्चिमी देश यूएसए के नेतृत्व में यूक्रेन में व्यस्त है, तो चीन भी कहीं ना कहीं एक लीन चांस ही देखता है कि वो ताइवान पे अटैक कर सकता है। साथ ही में वो पूरे विश्व का ध्यान यूक्रेन की तरफ जाने का फायदा उठा सकता है और इस वैश्विक परिस्थिति में, इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में जो चेंज हो रहा है उसका फायदा उठाते हुए ताइवान पर अटैक कर सकता है, साथ ही उसे अपने में मिला सकता है। दोस्तों, से ताइवान पे अटैक को, साथ ही ताइवान के प्रति चीन की अटैकिंग बिहेवियर को इसमें भी देखा जा सकता है कि 17 अप्रैल 2023 को ताइवान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि पिछले 24 घंटे में उनकी सेना के द्वारा 18 चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट, साथ ही में 4 नेवल वेसल्स को ताइवान के एक जो वाटर एरिया है, ताइवान के द्वारा क्लेम किया जाने वाला वाटर एरिया है, उसमें उन्हें ऑपरेट करते हुए देखा गया है, जो एक तरह से ताइवान की इंटीग्रिटी पे अटैक है। चलेगा, लेकिन ताइवान की सरकार एवं इसके लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है और इस बात का पूरा इस और इनके द्वारा इस तथ्य पे जोर दिया जाता है कि ताइवान का भविष्य क्या होगा, ये ताइवान की गवर्नमेंट साथ ही में यहाँ के लोग डिसाइड करेंगे, ना कि चाइनीज मेनलैंड की सरकार और वहाँ के लोग। और इस क्षेत्र में किसी भी उत्पन्न होने वाले टेंशन का, किसी भी उत्पन्न होने वाली युद्ध की परिस्थिति का भारत सहित संपूर्ण विश्व पे कहीं न कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इस परिस्थिति में भारत पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, भारत एक तो चीन का नेबर है और चाइना, भारत और चीन 3400 किलोमीटर से ज़्यादा की सीमा रेखा साझा करते हैं। दोस्तों, चीन में होने वाली किसी भी समस्या का भारत पे पड़ोसी देश होने के नाते सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा, जो या तो माइग्रेशन के रूप में सामने आ सकता है, या फिर तो उसका फॉलो भारत की सीमा पे भी पड़ सकता है, साथ ही यहाँ पे होने वाले किसी भी विवाद पे पड़ सकता है। इसके साथ ही, जैसे कि आप सब जानते हैं, इंडिया क्वाड का मेंबर है। क्वाड के दो सबसे महत्वपूर्ण देश हैं, यूएसए और जापान। दोस्तों, अगर जापान और यूएसए चीन के साथ युद्ध करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्वाड के मेंबर होने के नाते भारत पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही चीन वर्तमान में विश्व का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है और पूरे वर्ल्ड की सप्लाई चेन इससे जुड़ी हुई है। अगर चीन के साथ युद्ध होता है, तो पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन और साथ ही में मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की सप्लाई पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगी, जिसका एक परिणाम ये हो सकता है कि चीज़ों के दाम बढ़ जाए, साथ ही में बहुत सारे आवश्यक चीज़ों की कमी भी हो सकती है। इसके साथ ही ग्लोबल इकोनॉमी, जो पहले से ही रूस यूक्रेन युद्ध के कारण काफ़ी समस्या का सामना कर रही है, उस पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा और ग्लोबल इकोनॉमी की वृद्धि वर्तमान में जो करीब आईएमएफ के अनुमान के अनुसार 2% के आसपास रहेगा, वो निगेटिव में भी जा सकता है। और सबसे बुरा जो प्रभाव पड़ेगा, वो उसका प्रभाव होगा वैश्विक फूड प्राइसेस और फ्यूल प्राइसेस पे। दोस्तों, इस फूड और फ्यूल प्राइस, साथ ही में इसमें होने वाले किसी भी इन्फ्लेशन का सबसे ज़्यादा प्रभाव विश्व की सबसे गरीब जनता पे पड़ेगा, जिसमें जिसकी एक बहुत बड़ी आबादी भारत में भी रहती है। अतः आवश्यक है कि शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जाए। दोस्तों, इतना ही था इस वीडियो में मेरे तरफ से। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।